बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट और उसकी आइडेंटिफिकेशन, और साथ ही हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ यील्ड, व्हाट इज़ एक्चुअल यील्ड एंड व्हाट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ दैट, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्टेंट है स्टूडेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, अर्लियर कंज्यूम्ड हो जाता है। कंट्रोल द अमाउंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर लेगा। एंड प्रोड्यूसेस लीस्ट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जब ये स्टूडेंट अर्लियर कंज्यूम हो जाएगा तो अब प्रोडक्ट बनना भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी ये वो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की अमाउंट को या उसकी यील्ड को डिक्रीज कर रहा होता है, लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। इफ masses of reactants are in stoichiometric amount there will be no limiting reactant, यानी स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता और कोई एक्सेस रिएक्टेंट नहीं होगा। इफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन स्टैकोमेट्रिक अमाउंट देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। मिसाल के तौर पर हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है H2 + 1/2 O2 इज इक्वल विल चेंज इनटू H2O। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके 18 ग्राम वाटर यानी 1 मोल वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है और कोई एक्सेस नहीं है, यानी इसके 2 ग्राम मुकम्मल तौर पर, इसके 16 ग्राम मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएंगे और 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम वाटर की प्रोडक्शन करेंगे। आइए स्टूडेंट एक और मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2H2 + O2 विल चेंज इनटू 2H2O, यानी स्टूडेंट इसके 4 ग्राम, अगर हम इसके 4 ग्राम लें, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करें, रिएक्ट करें एक दूसरे के साथ, तो इनमें स्टूडेंट हमने क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट इक्वेशन बता रही है इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसके 2 मोल यानी 4 ग्राम इसके 2 मोल हैं, लेकिन स्टूडेंट इसके 64 ग्राम इसके 2 मोल हैं, यानी स्टूडेंट इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएंगे। 1 मोल से मुराद स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 32 ग्राम, यानी 2 मोल से मुराद स्टूडेंट इसके 4 ग्राम, इसके 4 ग्राम इसके 32 ग्राम के साथ मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास हाइड्रोजन तो मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो रहा है इस रिएक्शन में, और ऑक्सीजन जो है ना इसके 64 ग्राम, तो उसमें से 32 ग्राम कंज्यूम हो रहे हैं और 32 ग्राम इसके जो है ना लेफ्ट बिहाइंड है। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिट में है, और जो स्टूडेंट ऑक्सीजन है वो हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है और एक्सेस रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम ना हो बल्कि अनयूज्ड, लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट अनयूज्ड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो तारुफ था स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट का। उसके बाद है व्हाट इज एक्सेस रिएक्टेंट। स्टूडेंट एक्सेस रिएक्टेंट को हम नाम दे सकते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट which is left unused or unreacted after the completion of reaction, किसी रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद जो रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूज्ड या लेफ्ट अनरिएक्टेड यानी बच जाए, मुकम्मल तौर पर कंज्यूम ना हो, तो स्टूडेंट ऐसे रिएक्टेंट को हम नाम देंगे एक्सेस रिएक्टेंट का या लिमिटिंग रिएक्टेंट कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट कंबस्शन ऑफ मीथेन, ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन है। चूंकि स्टूडेंट एयर में ऑक्सीजन एक्सेस में है तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ एक्सेस रिएक्टेंट है और मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 + वाटर, यानी मीथेन बर्न करती रहेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। और स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट।
भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके 3 स्टेप हैं स्टूडेंट। पहला स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स फ्रॉम गिवन अमाउंट। यानी पहला स्टूडेंट हमने काम करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को कैलकुलेट करना है। अगर हमें उसका मास दिया जाए, गिवन अमाउंट उसकी दी जाए, मास से हम उसके मोल मालूम करेंगे। अगर वो पहले से मोल है तो हमें जो है ना मोल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। यानी पहला काम क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन अमाउंट। दूसरा काम है स्टूडेंट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। तीसरा स्टेप स्टूडेंट क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूसेस लीस्ट मोल ऑफ द प्रोडक्ट। यानी हमने अब उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है जो लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा रिएक्टेंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। तो आइए एक मिसाल के जरिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। एग्जांपल है स्टूडेंट 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस H2O। यानी 20 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है जो रिएक्ट करती है 6 मोल ऑक्सीजन के साथ और वाटर प्रोड्यूस कर रही है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 विल चेंज इनटू 2H2O। यानी स्टूडेंट इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ मिलकर 2 मोल वाटर की प्रोडक्शन करेंगे। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले जो रिएक्टेंट हाइड्रोजन है उसका मास दिया गया है, उसके गिवन मास से हमने उसके मोल को कैलकुलेट करना है। और ऑक्सीजन के हमें स्टूडेंट मोल दिए गए हैं तो हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यानी पहला स्टूडेंट काम क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम देयर गिवन अमाउंट। तो हम क्या मालूम करेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है स्टूडेंट 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 2 ग्राम। तो टोटल कितने मोल्स हैं, इसका मतलब है 10 मोल्स। यानी 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। तो हम स्टूडेंट यहाँ चेक करेंगे, रेशो लेंगे, रेशो बेस्ड कैलकुलेशन, स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन। यानी हम लेंगे हाइड्रोजन और वाटर की निस्बत लेंगे, हाइड्रोजन रेशो H2O। इक्वेशन बता रही है अगर इसके 2 मोल कंज्यूम हो तो इसके 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं, इसके 2 मोल अगर कंज्यूम हो तो इसके 2 मोल बनेंगे। चूंकि स्टूडेंट रिएक्टेंट के हाइड्रोजन के 10 मोल्स हैं, अगर इसके 10 मोल मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएं तो इसके कितने 10 मोल H2O की प्रोडक्शन होगी। और हम यहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर की निस्बत लें। ऑक्सीजन इक्वेशन बता रही है अगर इसका 1 मोल कंज्यूम हो तो वाटर के 2 मोल जो है ना प्रोड्यूस होंगे। अगर स्टूडेंट इसके 6 मोल मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएं तो पानी के स्टूडेंट कितने मोल बनने चाहिए, डबल मोल यानी 12 मोल बनने चाहिए। तो आप देखते हैं इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के मोल्स को डिक्रीज कर रहा है, लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी ऑक्सीजन चाहता है कि 12 मोल यानी 12 मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, वाटर प्रोड्यूस हो, लेकिन हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस कर रहा है 10 मोल। ऐसा रिएक्टेंट है जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इक्वेशन में ये जो है ना 10 मोल प्रोड्यूस कर रहा है पानी को और ये 12 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और ऑक्सीजन जो है ना हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। यानी इसके जो है ना 5 मोल, इसके 5 मोल, इसके 10 मोल के साथ, यानी इक्वेशन बता रही है इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ, इसके 10 मोल इसके 5 मोल के साथ मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन इसका जो है ना 1 मोल फिर भी बच जाएगा। और ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में बच जाए, लेफ्ट अनयूज्ड हो जाए या अनरिएक्टेड हो जाए, तो हम उसे नाम देते हैं एक्सेस रिएक्टेंट का। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्सेस में है और इस इक्वेशन में, और हाइड्रोजन जो है ना बतौर लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट कर रही है। और टॉपिक है स्टूडेंट व्हाट इज यील्ड। यील्ड है स्टूडेंट पैदावार, प्रोडक्ट को कहते हैं द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। The amount of product obtained during a chemical reaction is known as yield। स्टूडेंट यील्ड की टाइप्स क्या है, पहली यील्ड की टाइप स्टूडेंट एक्चुअल यील्ड। ये जो एक्चुअल यील्ड है इसे हकीकी यानी इसे हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ऐसी यील्ड, ऐसी प्रोडक्ट जो कहां से हासिल हो, एक्सपेरिमेंट से, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से हासिल हो, ऐसी यील्ड को स्टूडेंट हम नाम देते हैं एक्चुअल यील्ड का। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके प्रोडक्ट जो आप ऑब्टेन करेंगे उसको आप नाम देते हैं स्टूडेंट एक्चुअल यील्ड का।
इट इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। जो एक्चुअल यील्ड होती है हमेशा स्टूडेंट क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। टू गेट एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंट हैज टू बी परफॉर्म। अगर स्टूडेंट हमने क्या करना है, एक्चुअल यील्ड को ऑब्टेन करना है तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की जरूरत है। बगैर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए हुए आप जो है ना एक्चुअल यील्ड को ऑब्टेन नहीं कर सकते। और स्टूडेंट इसकी जो दूसरी यील्ड की जो टाइप है वो है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, इसका स्टूडेंट नाम है एक्सपेक्टेड यील्ड, यानी हम तवक्को भी यही कर रहे हैं कि जितने ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट है हमारे पास प्रोडक्ट भी उतने ग्राम बननी चाहिए। और इसे नाम स्टूडेंट देते हैं कैलकुलेटेड यील्ड। चूंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट होती है इसे नाम देते हैं कैलकुलेटेड यील्ड का। तो स्टूडेंट डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, ऐसी को हम नाम दे सकते हैं थ्योरेटिकल यील्ड का, फर्जी यील्ड है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता, हम सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, तो इसी वजह से इसकी अमाउंट हमेशा जो है ना एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होगी। टू गेट थ्योरेटिकल यील्ड नो नीड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोगों ने थ्योरेटिकल यील्ड जो है ना ऑब्टेन करनी है तो किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है। तीसरे नंबर पे है स्टूडेंट परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड एक्चुअल में क्या है, इट इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। जब एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो यील्ड ऑब्टेन्ड होगी उसे नाम देते हैं स्टूडेंट परसेंटेज यील्ड का। ये जो परसेंटेज यील्ड है केमिस्ट का एंट्रोस्पी इसी परसेंटेज यील्ड पे होता है। इट इज आल्सो नोन एज एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये जो परसेंटेज यील्ड है हम इसे नाम दे सकते हैं एफिशिएंसी, यानी जिस रिएक्शन के अंदर परसेंटेज यील्ड ज्यादा है इसका मतलब है उसकी एक्चुअल यील्ड ज्यादा है, वो रिएक्शन मोर एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट है, यानी उसमें प्रोडक्ट हमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन हुई है। ग्रेटर द परसेंटेज यील्ड ग्रेटर विल बी द एफिशिएंसी। जिस रिएक्शन के अंदर परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी इसका मतलब है वो रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या होगी स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो ये भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि आप जो है ना एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या परसेंटेज यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट एक और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है Why actual yield is less than theoretical yield? एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, या वो कौन से फैक्टर हैं, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो यील्ड ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। भी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो कौन से फैक्टर हैं, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान वो कौन से फैक्टर हैं जो एक्चुअल यील्ड को घटा रहे होते हैं, एक्चुअल यील्ड को डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट कुछ फैक्टर हैं जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर इन द लैब। अगर स्टूडेंट लैब के अंदर कोई इनएक्सपीरियंस वर्कर मौजूद है तो उसमें बहुत सारी खामियां मौजूद हैं, वो सही तरीके से मैकेनिकल जो है ना परफॉर्म नहीं कर सकेगा, फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, क्रिस्टलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, सब्लिमेशन, बहुत सारे जो प्रोसेस हैं जो मैकेनिकल जो है ना लॉस भी कर सकता है। दूसरे स्टेप है स्टूडेंट मैकेनिकल लॉस, यानी फिल्ट्रेशन सही नहीं हो पाई, क्रिस्टलाइजेशन सही नहीं हो पाई, इसी तरह जो है ना हम टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं मैकेनिकल लॉस। तीसरा स्टेप है स्टूडेंट साइड रिएक्शन। ऐसा भी पॉसिबल है एक्सपेरिमेंट के दौरान साइड रिएक्शन भी हो सकता है, यानी हमारे रिएक्टेंट ज़ाय भी हो सकते हैं। चौथे नंबर पे है रिएक्शन में रिवर्सिबल। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए तो वो 100% तो कंप्लीट नहीं होगा, तो जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कुछ फैक्टर्स हैं। एक और है स्टूडेंट रिएक्टेंट्स में इम्प्योर। अगर स्टूडेंट हमारे रिएक्टेंट्स इम्प्योर है तो इम्प्योरिटी अगर किसी रिएक्शन में मौजूद है तो वो प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट को ऑब्टेंड नहीं करने देंगे, यानी हम लो यील्ड हम हासिल कर पाएंगे। और है रिएक्शंस कंडीशंस आर नॉट सूटेबली मेंटेन्ड। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है ना जो रिएक्शन की कंडीशन है हम उन्हें सूटेबली मेंटेन नहीं कर पाते। मसलन टेम्परेचर जो है ना बढ़ा घटा दिया, इसी तरह जो है ना प्रेशर हम मेंटेन नहीं कर पाए, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। स्टूडेंट ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से कम कर रहे हैं, या ये वो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं लो यील्ड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।